हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का जो आपका पहला बुक है जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति। उसी का पहला अध्याय जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आप सबको पता होगा शीत युद्ध का दौर चैप्टर के बारे में, क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है। जो भी नहीं पढ़े उनको जाके पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग 1945 से लेकर के 1991 के बीच, ध्यान रखिएगा 1945 से बीच के लेकर के 1991 के बीच जो शीत युद्ध, जो युद्ध चला था किनके बीच, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो युद्ध चला था। बेसिकली वो युद्ध भी नहीं था, वो तो ऐसा था कि एक तनाव का माहौल था। ऐसा लगता था कि युद्ध होगा लेकिन युद्ध हुआ नहीं, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा शीत युद्ध। शीत का मतलब ठंडा, युद्ध का मतलब युद्ध, यानी कि कोई चीज में ठंडा पड़ जाना, मतलब कि वो युद्ध ना होना, युद्ध जैसा स्थिति होना। लगेगा कि अब दोनों शायद युद्ध करके रहेगा, हमला करके रहेगा, लेकिन कुछ भी ना होना, उसी को युद्ध कहा जाता है। तो ये इसकी शुरुआत 1945 में हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, और खत्म हुआ 1991 में, ठीक है, जिसमें हार किसकी हुई थी, यानी कि विक्टन हुआ था रूस का, और फिर ये युद्ध जो है वो खत्म हो गया। तो इसी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। आज जो है हम लोग उसी चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ये आपके लिए इनफ है, ध्यान रखिएगा। यहां से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछने वाला। जितना भी प्रश्न आपका पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा, इसी चैप्टर से जितना हम आपको करवाएंगे इसी से पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनने से ज्यादा याद होता है, आप सबको पता है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए, और हो सके तो कॉपी कलम निकाल करके नोट कीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। बाद में पीडीएफ कैसे मिलेगा, कोर्स कैसे ज्वाइन करना, वो भी आपको आगे बताएंगे। तो हेडिंग डालिएगा आज का शीत युद्ध का दौर, जिसका पहला क्वेश्चन है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। अभी हम आपको बताएं कि शीत युद्ध जो है एक ऐसा युद्ध होता है जो कि लगने लगे कि युद्ध होगा लेकिन युद्ध होता नहीं है बेसिकली। ठीक है, देखिए, जब दो देशों के बीच ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसा लगने लगे कि युद्ध होने वाला है, वास्तव में होता नहीं है, ऐसा लगने लगे कि युद्ध जो है वो होने वाला है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। वातावरण जो है वो तनावपूर्ण होता है परंतु युद्ध होता है। ठीक है, वातावरण जो है वो तनावपूर्ण होता है परंतु युद्ध जो है वो नहीं होता। इसे ही हम लोग कहते हैं शीत युद्ध। इसे ही क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। तो शीत युद्ध का मतलब समझ में आ गया, तनाव का माहौल हो, ऐसा लगे कि अब हमला करके ही मानेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, एक दूसरे को शायद खत्म करके ही मानेगा, लेकिन तब भी कुछ ना हो। तनाव जैसा स्थिति हो, लगे कि मार के छोड़ेंगे, मारेंगे लेकिन कुछ होता नहीं है, हमला करेंगे लेकिन होता नहीं है, उसी को कहा जाता है शीत युद्ध। ये किसके बीच चला था, अमेरिका सोवियत संघ के बीच 1945 से 1991 के बीच। आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, आपको नंबर ज्यादा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि आपको पूछा जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखिए, आपको वैसे बता देते हैं, जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही ऑप्शन था जब शीत युद्ध चल रहा था उस वक्त में, या तो कोई देश के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन था, या तो वो अमेरिका के साथ चले जाए या फिर वो सोवियत संघ के पास चली जाए। ठीक है, लेकिन कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था वहां पर, आपको किसी न किसी के साथ जाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जिसमें भारत भी शामिल है, तो कुछ ऐसे भी देश थे जो कि ना तो अमेरिका की ओर जाना चाहता था ना ही सोवियत संघ की ओर, वो अलग रहना चाहता था और अलग रह करके इस मामले को ठंडा करना चाहता था। उसी को कहा जाता है गुटनिरपेक्ष। ठीक है, अब देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1947 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था। यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना है वो कब किया गया था, 1947 में। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब किया गया था 1947 में, कहां पर, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। याद रखिएगा, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक डेट यहाँ पर शायद ये गलत है, 1947 को तो हमारा देश आजाद हुआ था, भारत देश। ये 1947 नहीं होगा, यहाँ पर आपका मिस्टेक है, टाइपिंग थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर 1961 होगा। अच्छा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था, 1961 में। ठीक है, बेलग्रेड में। और तो आंदोलन की स्थापना जो है वो आपका 1961 में हुआ था। कहां पर, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में किया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में जिंदा थे, आप सबको पता है। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1964 में उनकी मृत्यु हुई है ना। तो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसकी यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना किया गया। इसके संस्थापक भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ टीटो थे। ठीक है, याद रखिएगा, तीन व्यक्ति का नाम, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके संस्थापक एक है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि भारत से है, और एक मिस्र के राष्ट्रपति थे जिसका नाम था कर्नल नासिर। क्या नाम था, कर्नल नासिर। और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति का नाम था जोसेफ ब्राज टीटो या फिर जोसेफ टीटो। याद रखिएगा, जोसेफ टीटो, पूरा नाम क्या है, जोसेफ ब्राज टीटो। तो ये तीनों व्यक्ति थे जो कि इस आंदोलन का स्थापना किया 1961 में। ठीक है, गुटनिरपेक्ष का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना। कहने का मतलब है किसी भी, या ना ही अमेरिका ना ही सोवियत संघ,
दोनों में किसी में भी शामिल नहीं होना, ना ही शीत युद्ध में भाग लेना, पूरी दुनिया में शांति बहाल करना, यही जो है उसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो किसी भी शामिल में नहीं होना है, शीत युद्ध में भाग नहीं लेना है, सिर्फ दुनिया में शांति बहाल करना है, ये तीन उसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, पहली दुनिया को अमेरिका एवं दूसरी दुनिया को रूस और तीसरी दुनिया में गुटनिरपेक्ष देश की शामिल था। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए पहली दुनिया, तब आपको समझना है अमेरिका, दूसरी दुनिया मतलब सोवियत संघ यानी कि रूस, यूएसएसआर। ठीक है, तीसरी दुनिया मतलब गुटनिरपेक्ष की देश, जिसमें टोटल देश आप समझते भारत वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य है बताइए, आपको पूछा जा सकता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो हम लोग जो अभी यहाँ पर देखे वो भी क्या है, एक प्रकार का उद्देश्य ही है, क्योंकि देखिए आपको डेफिनेशन अगर पूछे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शॉर्ट में पूछे तो आप इतना भी आंसर देंगे चलेगा, है ना, थोड़ा ज्यादा लिख दीजिएगा अच्छा रहता है, थोड़ा ज्यादा लिखने पर नंबर आपको सही देता है, एग्जामिनर ना हिचकिचाता नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन आप बनाइए, शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम आपको आधा पेज भरना है। जैसे इस प्रकार का आपका पेज रहता है एग्जाम में, ठीक है, इस प्रकार का पेज रहता है, तो कम से कम आधा पेज आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भरना है। वहीं पे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाला, तो वहां पर आपको कम से कम कोशिश करना है 2 पेज लिखने का, थोड़ा सा कम रहे लेकिन 2 पेज से ज्यादा भी नहीं लिखना है, लेकिन 2 पेज आपको लिखना है 5 नंबर वाला क्वेश्चन में। चाहे उसमें थोड़ा बहुत आप अपना भी भाषा ऐड कर दें, चाहे उसी चीज को दोबारा लिख दीजिए, लेकिन 2 पेज फुल करना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा करके कम से कम आधा पेज, तभी आपको नंबर जो है एग्जामिनर फुल भर के देगा। ठीक है, चलिए, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य है, तो अभी हमने आपको बताया कि सोवियत संघ में नहीं शामिल होना चाहता था, ना ही वो शीत युद्ध में शामिल होना चाहता था, वो जो है पूरी दुनिया में शांति को स्थापना करना चाहता था, है ना, और संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन करना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था उनका समर्थन करना। तो देख लीजिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य था शीत युद्ध से दूर रहना, पहला उद्देश्य क्या था, शीत युद्ध से दूर रहना। जो दूसरा उद्देश्य था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन करना, यानी कि जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ था यूएनओ, ठीक है, उनका समर्थन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई, 1945 में हुई थी। कब हुई थी, 1945 में। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी सैनिक गुट में शामिल ना होना, यानी कि वही अमेरिका, ना ही सोवियत संघ में शामिल होना। तो ये तीन जो है उनका मुख्य उद्देश्य था, किसका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। अब एक बात बताइए, अगर आपको ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछे तो आपको ये तीन ही लिखना है, ठीक है, लेकिन अगर दीर्घ में पूछ दिया जाए, लॉन्ग में पूछ दिया जाए, तब वहां क्या कीजिएगा, तो वहां पर आप इस तरह लिखिएगा, जैसे आपको अच्छे से समझा देते हैं, लिखिएगा शीत युद्ध से दूर रहना। अब इसके बाद यहाँ पर आगे लाइन लिखिएगा कि भारत जो है वो चाहता था, वो नहीं चाहता था कि शीत युद्ध में जाके शामिल हो, वो अलग रहना चाहता था, क्योंकि भारत का ये मानना था कि पूरी दुनिया शांति रहना चाहिए, लड़ाई वगैरह में कुछ नहीं रखा है। इस तरीके से आपको अपनी भाषा में शब्द जो है वो लिखते जाना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछ दे तो इसी में आपको ऐड करते हुए अपने लाइन को 2-3 लाइन अपने से ऐड कर दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यही देख लीजिए, यहाँ पर इसको देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन करना, ये किसका उद्देश्य था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। अब इसके बारे में आपको लिखना है थोड़ा सा, क्योंकि लॉन्ग में पूछ दिया, दीर्घ में पूछ दिया, क्योंकि दीर्घ में पूछेगा तो ये 3 लाइन तो नहीं लिखेंगे, आपको भर भर के लिखना पड़ेगा 2 पेज। तो वहां पर कैसे लिखेगा, तो आप लिखिएगा अपने भाषा में, जैसे मैं भी अपने भाषा में लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन करना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्यों में एक उद्देश्य था कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का समर्थन करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। ऐसा इसलिए वो चाहता था क्योंकि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था थी जो कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना मतलब कि कर सकती थी। यही एक ऐसी संस्था थी जो कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता था, लोगों को सेवाएं करना चाहते थे। उनके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संघ थी जो कि तीसरे विश्व युद्ध से दुनिया को बचाया जा सकता था, क्योंकि उनको पता था कि दूसरे विश्व युद्ध से कितना नुकसान हुआ है। इसीलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता था, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी चाहता था कि पूरी दुनिया में शांति हो। इस तरीके से आप अपने शब्दों में आंसर लिख सकते हैं, बना बना करके बस लिख देना है। कुछ गलत हो जाए, ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो गया तो क्रॉस कर रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। गलत हो जाए तब भी चलते रहना है, क्योंकि आपका कॉपी जो है वो लाइन बाय लाइन कभी नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये मैं आपको जब एग्जाम वगैरह का आएगा तो कॉपी कैसे लिखे वो बताएंगे। फिलहाल आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं, आपको डरना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मेन पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, उन 3 देशों के नाम बताइए जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था, उनके नेताओं के नाम क्या थे। उन 3 देशों के नाम आपको बताना है। तो अभी हमने आपको बताया 3 देशों के नाम, एक तो भारत था, ठीक है, एक कौन था, यूगोस्लाविया था, और एक मिस्र था। टोटल 3 देश था, याद रखिएगा। तो उन 3 देशों के नाम क्या क्या हो गया, एक भारत, एक मिस्र और एक यूगोस्लाविया। भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, यूगोस्लाविया। भारत से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो आप सबको पता है। मिस्र से थे कर्नल जनरल नासिर, ठीक है, जनरल नासिर, अच्छा कर्नल नासिर। उसके बाद यूगोस्लाविया से थे मार्शल टीटो या मार्शल बराज टीटो। यूगोस्लाविया से कौन थे, मार्शल बराज टीटो। ठीक है, इसका जनरल नासिर, कर्नल नासिर दोनों नाम इसका ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दे।
अगला प्रश्न है तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं? तो बस वही है, दुनिया का एक ऐसा देश जो किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं रहा और शीत युद्ध से दूर रहा, इसे ही तीसरी दुनिया कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तीसरी दुनिया कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि वैसा देश जो ना ही सोवियत संघ में गया ना ही अमेरिका के पास गया, वो उन दोनों से अलग रह करके पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करना चाहा, उसी को हम लोग कहते हैं तीसरी दुनिया। आराम से बोल सकते हैं इस तरीके से आंसर। ठीक है, अगला है विश्व बैंक। क्या है विश्व बैंक के बारे में वैसे आगे भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा देख लीजिए। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। याद रखिएगा, विश्व बैंक की जो है मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका का राजधानी जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी, वहीं पे विश्व बैंक की मुख्यालय है। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य विश्व बैंक का वो ये है कि विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ के रखना और जो देश गरीब है उन्हें ऋण प्रदान करना। ठीक है, जो देश यहाँ पर होगा, जो देश गरीब है उन्हें ऋण प्रदान करना, यही जो है विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। तो जो भी देश का अर्थव्यवस्था है या फिर पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है उसको बैलेंस करके रखना, सही तरीके से चलाना, साथ ही साथ जो देश गरीब है उसको ऋण प्रदान करना, लोन देना। ठीक है, और ये विश्व बैंक ऐसा बैंक है, अगर कोई गरीब देश होता है, ठीक है, तो गरीब देश जो पैसे अदा नहीं कर पाता है, दोबारा मतलब कि उसको लोन दे दिया लेकिन वो लोन अदा नहीं कर पाता है, तो बाद में उसको माफ भी कर दिया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 में। कहाँ पर है इसकी राजधानी, मतलब इसकी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, वैसे तो विश्व व्यापार संगठन का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है कोई व्यापार से संबंधित है, पूरी दुनिया में जो व्यापार को लेकर के है उसी से संबंधित है। और सिंपली इसमें मोटिव ये रखा गया है कि व्यापार को बढ़ावा देना, टैक्स को फ्री करना, टैक्स को कम से कम करना या फ्री करना, और व्यापार और तेजी से हो। यहाँ जो सामान मिलता है इंडिया में वो अमेरिका मिले, अमेरिका का जो सामान है वो यहाँ मिले, यहाँ का सामान दुबई में मिले, दुबई का सामान यहाँ पर मिले, ताकि किसी को भी किसी तरह का परेशानी ना हो। ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो हुआ था 1995 में। इसका जो ये है ना, मतलब कि मुख्यालय वो जिनेवा में, याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ होगा। हाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। तो याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया था। ठीक है, और ये जो विश्व व्यापार संगठन है यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मतलब कि विश्व व्यापार संगठन का इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपको करवा रहे हैं, आपके नॉलेज की दृष्टि से भी नॉलेज भी आपका अच्छी खासी हो जाएगी, साथ ही साथ आपको मजा भी आएगा। ठीक है, नाटो से आप क्या समझते हैं? नाटो को कौन लाया था? अमेरिका लाया था। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। याद कैसे रखना? तो देखिए, जैसे हम लोगों का देश कब 1945 में क्या हुआ? 1945 में यूएनओ आया। ठीक है, फिर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। ठीक है, उनके बाद 1948 में जो है आपका आया था मार्शल योजना, जो कि अमेरिका के द्वारा लाया गया था। मार्शल योजना। अच्छा, ये मार्शल योजना क्यों लाया गया था? आप सबको पता होगा ना। मार्शल योजना सिर्फ इसीलिए लाया गया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय देशों की जो स्थिति है वो बहुत खराब हो गई थी, है ना। यूरोपीय देशों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इसलिए अमेरिका के द्वारा 1948 में मार्शल योजना लाया गया था। ठीक है, तो नाटो का पूरा नाम क्या है, या पहले फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद आपको करना है, रट लेना है, क्योंकि ये आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो 1948 में मैंने कहा मार्शल योजना हुआ था, और जस्ट 1 साल के बाद यानी कि 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, नाटो की जो स्थापना है 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। याद रखिएगा, नाटो का जो ये है मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में। तो नाटो की जो मुख्यालय वो है ब्रुसेल्स में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय जेनेवा में। उसी तरीके से विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। उसी तरीके से नाटो की जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? बेल्जियम में। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मुख्यालय, स्थापना कब हुआ था, और उसका थोड़ा मुख्य उद्देश्य आपको बता देना सिंपली। अच्छा, नाटो का मुख्य उद्देश्य लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, नाटो का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि उस वक्त तो ये नाटो को इसलिए बनाया गया था ताकि सोवियत संघ के खिलाफ लड़े, है ना। सोवियत संघ के खिलाफ जो है इन्होंने कई देशों को मिला करके एक संघ बनाया जिसका नाम रखा गया नाटो। एक संधि किया नाटो,
इसमें मुख्य उद्देश्य उस वक्त में ये था कि अभी भी वही है वैसे, ठीक है, कोई भी देश अगर हमला करेगा किसी भी एक देश पर, जैसे मान लेते हैं नाटो में टोटल 8 देश है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं नाटो में टोटल कितना देश है, 8 देश है। अब अगर कोई बाहरी 8 देश के अलावा कोई अगर बाहरी आकर के इस पर हमला करता है, जैसे भारत इसमें शामिल नहीं है, एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं टोटल अभी जो है 10 देश है, कहां पर, नाटो में टोटल कितना देश है, 10 देश है। मुख्य उद्देश्य क्या था वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो टोटल 10 देश जो है वो आपका नाटो में है, ठीक है, भारत इसमें शामिल नहीं है। लेकिन मान लेते हैं भारत इसमें आक्रमण कर दिया, भारत जो है इसमें आक्रमण कर दिया, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अपना देश का नाम लेंगे तब समझ में आपको ज्यादा आएगा। एग्जाम्पल लीजिए, तो इंडिया अगर इस पर आक्रमण कर दिया तो ये 10 देश क्या करेगा, ये 10 देश इस पर नहीं, मान लेते हैं ये 10 देश में एक ही देश पर हमला किया, भारत सिर्फ एक ही देश पर हमला किया, 9 देश पर नहीं किया, लेकिन ये 10 देश समझेगा कि ये हमला जो है, ये 9 देश समझेगा कि ये हमला जो है हम 10 देश पर किया गया है, इसलिए अब हम लोग 10 देश मिला करके इस पर हमला करेंगे। यही होता है संधि। समझ में आ गया? तो संधि में जितना भी देश शामिल होता है, चाहे आप एक ही को क्यों ना मारिए, अगर वो 10 देश है तो 10 देश मिला करके आपको मारेगा, चाहे आप एक ही भाई को उनका क्यों ना मार दिए, वो 4 भाई है तो चारों भाई मिल करके आपको मारेगा। इस तरीके का संधि होता है। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, किसी स्थिति में नहीं भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो संधि का ये होता है ना, वो यही नाटो, सीटो, सेंटो, वर्सा संधि का यही मुख्य उद्देश्य ज़्यादातर होता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है नाटो का, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, यानी कि बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है, ब्रुसेल्स, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, सीटो क्या होता है, सीटो, SEATO, सीटो समझ लीजिए। देखिए इस संधि का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है सीटो है आपका, सीटो ये होगा यहाँ पर सही है, सीटो। सीटो का फुल फॉर्म होता है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है 1954 में, इस संधि का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुआ था, सीटो का याद रखिएगा 1954 में, 1954 में जो है सीटो का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्य उद्देश्य भी वही था कि दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ते हुए चीनी वेग को रोकना, यानी कि चीन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, चीनी वेग का मतलब होता है गति, आप लोग जानते हैं ना गति, यानी कि चीनी वेग, गति, जिसको बोलते थे वेलोसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते थे, वेलोसिटी। दो चीज होता था, एक होता था स्पीड, स्पीड का मतलब होता है चाल, है ना, और एक होता था वेलोसिटी यानी कि वेग। तो वेग यानी कि इसका वेग को रोकना, किसका, चीन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा था दक्षिण और पूर्व एशिया में, ठीक है, तो उनकी दक्षिण और पूर्व एशिया में उनकी बढ़ते हुए वेग को, स्पीड को रोकना, इस उद्देश्य के लिए यथोचित तैयारी करना है। इसमें फिलीपाइन, थाईलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका आदि शामिल है, ठीक है। तो सीटो में ये सभी देश है, फिलीपींस, थाईलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ये सभी देश जो है आपका सीटो में शामिल है, याद रखिएगा। और सीटो का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चीन का जो ये था, क्योंकि ये सारा चीज़ 1954 में बनाया गया था, 1954, 1949, यानी कि बहुत पहले, तो उस वक्त में यही उसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। आगे देखिएगा सेंटो, तो सेंटो का होता है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, CEN से होता है सेंट्रल, T से होता है ट्रीटी, O से होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सिटी में भी क्या होता है, यहाँ पर भी T और O से होता है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बाकी SEA से साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, बाकी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि TO का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नाटो है NATO, तो TO जो लास्ट में आता है NATO, तो T का मतलब ट्रीटी, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और N का मतलब नाटो, A का मतलब एटलांटिक। तो लास्ट वाला TO का मतलब क्या होता है, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बाकी शुरू वाला थोड़ा बदला हुआ रहता है। तो N का मतलब यहाँ पर हो गया नॉर्थ, A का मतलब हो गया एटलांटिक। उसी तरीके से यहाँ पर SEA का क्या हो गया, S का मतलब साउथ, E का मतलब ईस्ट, और A का मतलब एशिया, है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, क्योंकि एस का मतलब साउथ, साउथ इंडिया जो बोलते हैं, दक्षिण भारत, है ना, तो दक्षिण एशिया की यहाँ पर बात हो रही है, तो दक्षिण पूर्व एशिया। उसी तरीके से यहाँ पर आपका था सेंटो, तो CEN मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सेंटो इसका पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन, क्या नाम है, केंद्रीय, सेंट्रल का मतलब केंद्र, और ट्रीटी का मतलब वही है, ट्रीटी का मतलब होता है संधि, और संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको कुछ कहते भी हैं, उर्दू में भी आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि इसका मुझे आता है, तंजीम होता है इसका, तंजीम। आप लोग को जो उर्दू स्टूडेंट है उसको अच्छे से समझ में आता होगा, तंजीम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि कहा जाता था, एक मैंने इंटरव्यू देखा था किसी माहिरा खान का, वो बोल रही थी कि इंसान को टोटल 3 त का मतलब होना चाहिए, त। अच्छा आगे आपको बताएंगे,
तो उर्दू भी समझ में आ गया, इंग्लिश भी समझ में आ गया, और हिंदी तो संगठन आता ही है आप सबको, ठीक है। तो पहले इसका नाम रखा था गया था बगदाद पैक्ट, शायद आप लोग को मालूम होगा कि नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। सेंटो का जो पहले नाम था क्या था, बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट, जैसे वर्षा पैक्ट है, वर्षा संधि, वर्षा पैक्ट है ना, पैक्ट का मतलब संधि भी समझ सकते हैं, वैसे ही सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का जो पहले नाम था वो था बगदाद पैक्ट। जब इसमें तुर्की और ईरान थे, यानी कि जब इसमें तुर्की और ईरान था, क्योंकि तुर्की और ईरान जो है मुस्लिम, बहुत मुस्लिम देश है ना, तो इन लोगों का नाम जो है वो अपने मुस्लिम के अनुसार रखा था बगदाद पैक्ट। बाद में 1955 में इन संगठन में संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, ईरान और पाकिस्तान भी शामिल हो गए, परंतु बाद में इराक इससे निकल गया। इस संधि संगठन का मुख्य उद्देश्य रूस की शक्ति को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकना है, ठीक है। तो इसका भी उद्देश्य क्या है कि जो दक्षिण में जो रूस का शक्ति बढ़ रहा था बहुत तेजी से, उसी को रोकना इस संधि का यानी कि सेंटो का मुख्य उद्देश्य था। याद रखिएगा, सेंटो का पहले कौन सदस्य थे, तुर्की और ईरान, लेकिन बाद में यानी कि 1955 में इस संगठन में अमेरिका भी शामिल हो गया, इंग्लैंड भी शामिल हो गया, ईरान भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, लेकिन बाद में ईरान जो है वो निकल गया, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो जिससे इसका नाम वगैरह भी चेंज हो गया, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, दक्षिण की ओर जो आपका रूस का जो ताकत बढ़ रहा था उसको रोकना, सेंटो का ये मुख्य उद्देश्य था। अब चलते हैं वर्सा पैक्ट, एक एक करके आपको सारा याद रखना है, सेंटो के बारे में, सीटो के बारे में, नाटो के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको याद रखना। वर्सा पैक्ट जो है ये तो सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था, सब आपको पता होगा, है ना। वर्सा पैक्ट का वर्णन कीजिए। वर्सा पैक्ट, इस संधि का संगठन में रूस, अल्बानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी तथा पोलैंड आदि थे, इसका सदस्य था। इन साम्यवादी देशों ने अपने संगठन नाटो, सीटो और सेंटो आदि की विरोध किए, यानी कि ये साम्यवादी जो देश थे, जो भी ये वर्सा पैक्ट में शामिल हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य ये जो है सिंपली नाटो का, सीटो का और सेंटो का, क्योंकि नाटो, सीटो, सेंटो ये तीनों अमेरिका की तरफ से था, तो इनका विरोध करना ये वर्सा पैक्ट का एक प्रकार का संधि था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यदि कोई देश इस संगठन में शामिल किसी देश पर भी आक्रमण करेगा, देखिए जो मैंने बोला वही चीज़ है, वर्सा पैक्ट का क्या मुख्य उद्देश्य था, यदि कोई देश इस संगठन में शामिल, यदि कोई बाहरी देश इस संगठन में जो शामिल है, वर्सा पैक्ट में जो शामिल है, इनमें से किसी भी एक देश पर आक्रमण करेगा तो सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, जितना भी देश इसमें शामिल है वो सब मिलाकर के उस पर आक्रमण करेगा। कोई भी देश अगर हमला करेगा इन 10 देशों में से किसी एक देश पर भी तो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सदस्य देश अपनी सेनाएं किसी अन्य देश की सरकार की अनुमति से वहां रख सकता है। याद रखिएगा, कोई भी संधि वगैरह बना, मतलब वर्सा पैक्ट जो बना था तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कोई भी सदस्य देश इसमें जो भी शामिल है वो अपना जो सेना है वो उसके देश में, ये इसके देश में, या ये उसके देश में ये रख सकता है, कोई भी परमिशन लेने का, अनुमति लेने का जरूरत नहीं है, यानी कि बिना सरकार की अनुमति से वहां रख सकता है, ठीक है। वर्सा पैक्ट का आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी आपका, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए, दुनिया में दो प्रकार के देश हैं, एक है विकासशील देश और दूसरा है विकसित देश, बिल्कुल सही बात है। एक अविकसित देश भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग दो प्रकार का देखते हैं, दुनिया में दो प्रकार के देश, एक विकासशील देश जैसे कि भारत, दूसरा विकसित देश जैसे कि अमेरिका। विकासशील देशों की स्थिति बहुत ही खराब होती है, लेकिन विकसित देशों की स्थिति बहुत ही उत्तम होती है, यानी कि बहुत ही अच्छा होता है। सबको पता है भाई, विकासशील देशों की स्थिति बहुत खराब, विकसित देशों की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। विकासशील देश में बहुत ज़्यादा भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सभी चीज़ें होती हैं। क्या भारत में है? बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगार बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है बेरोजगारी, है ना। और विकसित देशों में ऐसा हाल नहीं होता है। नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत विकासशील देशों की सभी समस्याओं को दूर किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मतलब की व्यवस्था क्या है, ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको समझ में आ गया कि विकासशील देश और विकसित देश होता है। विकासशील देश में भूखमरी, महामारी, बेरोजगारी वगैरह ज़्यादा होती है, विकसित देश में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो विकासशील देशों में भी ऐसा हो, मतलब ऐसा ना हो, यानी कि भूखमरी, बेरोजगारी वगैरह ये सारा चीज़ ना हो, विकासशील देश भी सही से चले, है ना, उनका भी जीवन यापन लोग वहाँ पर सही से करें, इसलिए नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत ये सारा काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के तहत। तो इससे हम लोग यही समझते हैं, ठीक है। समस्या को दूर किया जाता है, विकासशील देशों की जो भी समस्या होती है वो किसके द्वारा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करें। तो शीत युद्ध के कारण जो है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है विचारों में मतभेद, यानी कि इधर जो सोवियत संघ है वो चाहता था कि साम्यवादी हो, है ना, समाजवादी हो, लेकिन अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी हो। पूंजीवादी का मतलब होता है किसी आदमी के अंडर में आना, यानी कि जैसे आपका जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेटाइजेशन जिसको बोलते हैं, प्राइवेट जिसको बोलते हैं, जैसे आप स्कूल खोले प्राइवेट स्कूल, तो वो स्कूल किसका हुआ, आपका हुआ, प्रॉपर्टी आपका हुआ, प्राइवेटाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको हम लोग
खुद का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है पूंजीवादी को चाहता था, उसको पूंजीवादी बोलते हैं। तो अमेरिका चाहता था पूंजीवादी को, यानी कि जिसका प्रॉपर्टी है वो खुद संभाले, सरकार के अंडर में कुछ नहीं होगा। और जो इधर सोवियत संघ है यानी कि रूस है, वो चाहता था कि ये सरकार के अंडर में हो, सारा चीज़ सरकार, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के अंदर में हो, तुम्हारा जो दौलत है वो सरकार के अंडर में हो, ठीक है। सरकार जब चाहे कहीं लगा सकता है, लोन वगैरह ले सकता है आपकी प्रॉपर्टी से, कोई रोक टोक नहीं है। और अमेरिका चाहता था कि नहीं, पूंजीवादी है, जो आपका है वो आपका है, आप स्कूल खोलें तो वो आपका है, पूंजीवादी इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन भारत जो है वो दोनों को अपनाता, पूंजीवादी को भी और सोवियत संघ को भी, इसलिए भारत, समाजवादी को भी, इसलिए भारत को अर्थव्यवस्था को कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब दोनों का मिश्रण, ठीक है। शीत युद्ध के निम्नलिखित कारण है विचारों में मतभेद, तो वही विचार ये पूंजीवादी को चाहता था, वो सोवियत संघ को चाहता था, तो हमेशा मतभेद चलती रहती थी। दूसरा है महाशक्ति बनने के लिए। अब 1945 के बाद सिर्फ दो ही देश बचा था, एक है सोवियत संघ और एक अमेरिका। अब दोनों शक्तिशाली था, तो दोनों चाहता था कि हम महाशक्तिशाली बन जाए पूरी दुनिया का। लेकिन सोवियत संघ हार गया, बेचारा विघटन हो गया, बर्बाद हो गया। अमेरिका शक्तिशाली बन गया, महाशक्तिशाली बन गया, ठीक है। एक है क्यूबा संकट, ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप सबको पता होगा क्यूबा जो है वो एक द्वीप का नाम है, जो कि अमेरिका के देश से बिल्कुल नज़दीक था। ये जो क्यूबा नामक जगह है ना, वो अमेरिका का जो देश था, जैसे मान लेते ये अमेरिका है, तो क्यूबा जो है वो छोटा सा देश था, द्वीप था, ठीक है, जो कि अमेरिका से सटा हुआ था। सोवियत संघ क्या किया, सोवियत संघ जो है वो इसको पैसा दिया, इसको, ये छोटा सा द्वीप को, और अपना सेना, फौज, जितना भी मिसाइल है, सारा चीज़ यहाँ ला करके रखा। और ये यहाँ ला करके इसलिए रखा ताकि यहाँ पर आसानी से अमेरिका पर हमला किया जा सके, है ना। ये कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था अमेरिका के खिलाफ। ये जो है इनके साथ गठबंधन कर लिया था, द्वीप के साथ, क्यूबा के साथ, ठीक है। तो अमेरिका को फिर ये बात पता भी चल जाती है कुछ दिन के बाद, फिर वो लोग भाग भी जाते हैं, यानी कि वापस चले भी जाते हैं सोवियत संघ, ठीक है। तो इसी को कहते हैं, इसी संकट को कहते हैं क्यूबा संकट। क्यूबा संकट, क्यूबा जो है एक जगह का नाम है, एक द्वीप का नाम है, जो कि अमेरिका के सीमा के तट के बिल्कुल नज़दीक है, बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। अगला है कोरिया संकट। आप सबको पता होगा कि शीत युद्ध में जो है कोरिया में थोड़ा बहुत लड़ाई भी हुआ था, किसके किसके बीच, तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच थोड़ा बहुत, वहाँ पर कोरिया में, इसीलिए उसको कोरिया संकट बोलते हैं। अगला है बर्लिन की समस्या। आप सबको ये भी पता होगा बर्लिन की दीवार के बारे में, है ना। और बर्लिन की दीवार तोड़ने के बाद ही इटली और जर्मनी का एकीकरण हो पाया था, ठीक है। तो बर्लिन की समस्या ये भी बहुत बड़ी समस्या, आगे हम लोग एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये जो है शीत युद्ध के कारण थे, तो कारण को आपको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, जो भी बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किए, आप लोग को बता देते हैं, जो भी बैच ज्वाइन नहीं किए, बैच का नाम है, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो उसको ज्वाइन करना है संकल्प बैच। अगर आप अदर बोर्ड से, बिहार बोर्ड को छोड़ करके, तो उसको ज्वाइन करना है सफलता बैच। क्या है, सफलता बैच, ठीक है, सफलता बैच। तो सफलता बैच में अदर बोर्ड वाले, बिहार बोर्ड वाले संकल्प बैच में कोर्स कहाँ पर मिलेगा, ये बैच कहाँ पर मिलेगा, तो आपको ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। ऐप का नाम क्या है, तनु क्लासेस। ऐप का नाम क्या है, तनु क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर से सर्च करना है और आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और संकल्प बैच को ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपके लाइव क्लास, क्विज टेस्ट, PDF और सारे स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, डाउट सॉल्यूशन कराया जाता है। कोई भी डाउट हो आप आसानी से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप लोग बैच में ज्वाइन कीजिएगा। नंबर जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ, कोई भी डाउट हो इस नंबर पे जो है आप आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 9263024692 ये नंबर है। इस नंबर पे आप एडमिशन के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट कीजिए। प्राइस वगैरह कितना है पता कर लीजिए कांटेक्ट करके, ठीक है। चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर देखा शीत युद्ध के कारणों की विवेचना करें, अब आगे देखते हैं उसके कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला क्या था, विचारों में मतभेद। देखिए, शीत युद्ध होने का जो प्रमुख कारण है वो विचारों में मतभेद है। कैसे है उनको देखते हैं। प्रमुख कारण विचारों में मतभेद था। दुनिया में जो विचारधारा थे, पूंजीवादी विचारधारा। दुनिया में दो विचारधारा थी, दो विचारधारा, एक था पूंजीवादी विचारधारा और एक था समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक कर रहा था अमेरिका, जबकि समाजवादी विचारधारा का जो समर्थक था वो कौन था, रूस, ठीक है। अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद के मानने वाले देश हो, जबकि रूस चाहता था कि पूरी दुनिया में समाजवाद को अपनाने वाले देश हो। देखिए, दोनों अलग है। ये चाहता था पूरी दुनिया समाजवाद को माने, अपना मानता नहीं चलेगा, ये चाहता पूरी दुनिया भी माने। और अमेरिका भी ठीक वैसे ही है, अपना मानते हो ना, ठीक है भाई अपना करो, हम जो जाएंगे चाहेंगे, नहीं पूरी दुनिया चाहना चाहिए पूंजीवादी, ठीक है। तो रूस चाहता था समाजवाद हो, अपनाने वाले देश हो। दोनों के विचारों से ऐसा लगता था दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा लगता था, क्योंकि इस तरीके से वो लोग व्यवहार कर रहे थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण है विचारों में मतभेद। अगला है महाशक्ति बनने के लिए, महाशक्तिशाली बनने के लिए शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण महाशक्तिशाली बनना था, ठीक है। ये एक प्रमुख कारण था, महाशक्तिशाली बनना। अमेरिका चाहता था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हम बनाएंगे, ये कौन चाहता था, अमेरिका। लेकिन रूस भी चाहता था कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हम बनेंगे। इस प्रकार दोनों में युद्ध की स्थिति बन गई। ऐसा लगने लगा कि कभी भी दोनों में युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं महाशक्ति बनने के लिए ये प्रमुख कारण था शीत युद्ध का।
अगला है क्यूबा संकट। तो अभी हमने को बताया शीत होने का एक प्रमुख कारण क्या है, क्यूबा संकट। क्यूबा जो है वो अमेरिका का पड़ोसी देश था या फिर द्वीप था कह सकते हैं, लेकिन यह समाजवादी विचारधारा को मानता था। क्यूबा जो है वो समाजवादी विचारधारा को मानता था। इसका लाभ उठाकर रूस ने अपना सैनिक और रासायनिक हथियार क्यूबा में रख दिया, क्योंकि ये किसको मानता था, समाजवादी को मानता था, और रूस भी समाजवादी को मानता था। तो इसी बात का फायदा उठा करके रूस क्या कर दिया, क्योंकि क्यूबा जो है वो अमेरिका के बगल में सटा हुआ था, तो रूस क्या कर दिया, अपना जो भी सेना है, सैनिक है, रासायनिक हथियार है, उनको क्यूबा में रखना शुरू कर दिया, यानी कि रख दिया। जब यह खबर अमेरिका को हुई तो वह अपना सैनिक रूस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जब अमेरिका को इस बात का भनक लगा, खबर लगा, तो वो क्या किया, जो अपना सेना है उनको भेजा रूस। कहाँ भेजा, रूस। देखिए ध्यान से, मजा आएगा आपको। तो जब इस बात का उसको पता लगा कि रूस जो है हमला करने वाला है, वो क्यूबा पर बिल्कुल मिसाइल वगैरह तैयार करके रखा है ना, सेना वगैरह तैयार करके रखा है, तो अमेरिका फटाफट क्या किया, अपना जो सेना है वो रूस पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उधर से जो रूस भी अपनी सेना अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए भेज देना, यानी कि उधर से रूस भी अपनी सेना अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दोनों देश की सेना अटलांटिक महासागर में एक दूसरे के एक दूसरे के आमने सामने थी। ऐसा लग रहा था युद्ध हो जाएगा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति अपनी सेना को वापस बुला लिया और युद्ध होने से बच गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्यूबा संकट था। समझ में आ गया आपको। यानी कि जब अमेरिका को पता चला कि रूस जो है वो हमला करने वाला है, क्यूबा पर सब कुछ वो तैयारी कर चुका है, तो इधर से जो है ये अमेरिका क्या किया, वो डायरेक्ट कहा कि जाओ तुम भी अब उसका देश में जाकर हमला करो, रूस को उड़ाओ। कौन चाहता था ये, अमेरिका चाहता था। इधर रूस को इस बात का पता चल गया, फिर वो क्या किया, वो बंदा यानी कि रूस क्या किया कि ठीक है, वो भी गया उसको हमला करने के लिए, बचाने के लिए अपना देश को, तो हमला ही करने के लिए गया। तो दोनों एक दूसरे के सामने जाकर के मिल गया, मतलब कि आमने सामने हो गया। अब हो सकता है कि दोनों, हो सकता है क्या, ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध होगा ही होगा, कन्फर्म होगा, लेकिन इधर रूस की सेना अमेरिका पर आक्रमण करने के लिए भेजा, दोनों देश मतलब कि भेजा, लेकिन फिर जो है इधर रूस की सेना को वापस बुला लिया। ठीक है, राष्ट्रपति ने सेना को वापस बुला लिया और युद्ध होने से बच गया। तो ये था आपका क्यूबा संकट। अगला है कोरिया संकट। देखिए शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण कोरिया संकट था। कोरिया में 1948 ईस्वी के पहले जापान का अधिकार था। याद रखिएगा, कोरिया में 1948 से पहले किसका अधिकार था, जापान का अधिकार था। कहाँ पर, कोरिया में। लेकिन जापान स्वतंत्र होने के बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया था। पहले तो कोरिया जो है वो 1948 में पहले जापान का अधिकार था वहाँ पर, लेकिन जापान जब आज़ाद हुआ तो उनके बाद कोरिया जो है वो टोटल दो भागों में बंट गया, दो हिस्सों में बंट गया। एक उत्तरी कोरिया बन गया। उत्तरी कोरिया में समाजवादी विचारधारा के मानने वाले देश रूस का अधिकार था, लेकिन दक्षिणी कोरिया में पूंजीवादी विचारधारा मानने वाले देश अमेरिका का आधार था। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश का आपस में कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। समझ में आ गया आपको कोरिया संकट के बारे में। यानी कि जो पहले जापान है वो राज करता था, यानी कि कोरिया जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि गुलाम था, किसका, जापान का। ठीक है, तो जब आज़ाद हुआ, जापान जब आज़ाद हुआ तो कोरिया उस वक्त में दो हिस्सों में बंट गया। ठीक है, ईस्वी के पहले कोरिया में 1948 ईस्वी के पहले जापान का, कोरिया यानी कि प्रमुख कारण संकट था कोरिया में 1948 ईस्वी के पहले जापान का। ठीक है, अधिकार था, लेकिन जापान स्वतंत्र होने के बाद कोरिया दो हिस्सों में बंट गया। एक है उत्तरी कोरिया में समाजवादी विचारधारा बन गया, ठीक है, और जो दक्षिणी कोरिया है वो आपका पूंजीवादी विचारधारा। अब दो भागों में बंट गया, विचारधारा भी अलग हो गया, तो युद्ध तो पॉसिबल है। ठीक है, विचारधारा मानने वाले देश अमेरिका का अधिकार था। ऐसा लग रहा था कि दोनों देश आपस में कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोरिया संकट शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोरिया संकट जो है वो शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण है। ठीक है, वीडियो को जो भी लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है। कोर्स में जो ज्वाइन नहीं किए, कोर्स में जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको 2 से 3 चैप्टर ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा पढ़ाया जाएगा। देखिए, हम आपको कल एक स्टूडेंट कॉल किया था, उनको बताए थे, अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हैं या फर्स्ट डिवीजन करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल भी पढ़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट डिवीजन हो सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, 450 नंबर कम से कम, 460, 470 इस तरीके का आप नंबर लाना चाहते हैं, 420, 430 इस तरीके का, तब वहाँ पर फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा मोड़ा लाना चाहते हैं, थोड़ा मोड़ा ही पढ़ेंगे चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा नंबर, सिर्फ 100 नंबर ज़्यादा, पहले 300 आ रहा था लेकिन अब आप 400 चाहते हैं, अब पहले 400 आ रहा था अब 450 चाहते हैं, 50 नंबर ज़्यादा, तो ये 50 नंबर के लिए अब जो वो मेहनत है वो आपको 50 गुना ज़्यादा कर देना होगा। और इसके लिए आपको एक एक पॉइंट को पढ़ना होगा, एक एक लाइन को पढ़ना होगा, एक एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को पढ़ना होगा, जो कि कोर्स में कराया जाएगा। जी हाँ, उनके लिए टीचर रखा जाएगा, मतलब कि टीचर अलग अलग सब्जेक्ट का रहेगा और वो अलग अलग सब्जेक्ट आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे।
सभी सब्जेक्ट में नंबर आना जरूरी है। होम साइंस है तो होम साइंस, साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी, सोशोलॉजी है सोशोलॉजी, सभी सब्जेक्ट में आएगा तभी आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इंग्लिश, हिंदी पढ़ के ला सकते हैं, नहीं, आपको सारा सब्जेक्ट में नंबर अच्छे से लाना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर टॉपर बन सकते हैं। मतलब अच्छे नंबर तो ऐसे भी आ जाएगा, आप नॉर्मली पढ़ेंगे अच्छा नंबर आ जाएगा, इस बात का गारंटी है इस चैनल से, तनु क्लासेस आर्टकॉम से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर हमने दिया है। ठीक है, तो आप भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना चाहते हैं तो कोर्स में जल्द से ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, आपकी पूरी तैयारी होगी, डाउट सॉल्यूशन सबसे बड़ी बात होती है जो कि वहाँ पर होगी। ठीक है, इस नंबर पे आपको मैंने जो नंबर दिया उस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और बात कर लीजिएगा एडमिशन से संबंधित, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे, जानकारी से रिलेटेड जितना भी है। अगला है आपका बर्लिन की समस्या। तो देखिए, शीत युद्ध होने का एक प्रमुख कारण क्या था, बर्लिन की समस्या भी था। आपको बताए थे कि 1960 में बर्लिन में 1960 में बर्लिन में एक महादीवार डाला गया था। बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। रूस ने इसको बांटा था, ठीक है, ताकि पश्चिम बर्लिन के लोग पूरा ना पाए। मतलब ये थोड़ा कुछ अलग ही वर्ड में लिखा हुआ है। जब बर्लिन की समस्या में आपको अपनी भाषा समझाते हैं। देखिए, शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण बर्लिन की समस्या था, यानी कि ये रूस क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, दो हिस्सों में, यानी कि एक दीवार डाल दिया और फिर दो हिस्सों में इसको बांट दिया गया। उनके बाद पश्चिम बर्लिन के लोग पूरा ना कर पाए, ऐसा लग रहा था रूस और अमेरिका आपस में लड़ जाएगा, लेकिन युद्ध होने से यहाँ भी बच गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बर्लिन की समस्या शीत युद्ध का एक प्रमुख कारण था, है ना। और इस तरीके से ये सारा समस्या है जो कि है आपका किसका, ये है आपका शीत युद्ध होने का। ठीक है, तो शीत युद्ध का टोटल मैंने आपको 5 कारण बताया, पांचों में से आपको पांचों लिखना है। बर्लिन की समस्या आप सिंपली यही समझना है कि एक दीवार था जो कि दो भागों में बांट दिया, अमेरिका चाहता था नहीं हो, इधर चाहता था हो, है ना। इस तरीके से ये पश्चिमी यूरोप, वो उधर उधर जर्मनी वगैरह में हमेशा ये सब चल रहा था। आगे भी हम लोग बर्लिन की समस्या के बारे में, क्यूबा संकट के बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा पार्ट टू में हम लोग क्यूबा का मिसाइल संकट से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एंड करने का, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका, अच्छा 2 ही क्वेश्चन है, 1 सेकेंड, 2 ही क्वेश्चन है, पूरा कर ही देते हैं, सॉरी फॉर दैट। एक ही क्वेश्चन है और पूरा कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करेंगे, फटाफट कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, ध्यान से सुनिए। छोड़ दिया क्या वीडियो, बहुत सारा लोग छोड़ दिए, मुझे लग रहा है। चलिए, देखिए क्यूबा का मिसाइल संकट से ये तो बता ही दिए ना कि क्यूबा जो है ना वो अमेरिका का तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश था। ठीक है, याद देखिए, ये क्वेश्चन हम आपको बता ही चुके हैं। क्यूबा, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्यूबा का मिसाइल संकट, है ना। क्यूबा का मिसाइल संकट, क्यूबा क्या था, तो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय था, यानी कि एक द्वीप था, देश था, द्वीपीय देश था। क्यूबा का गठजोड़ सोवियत संघ से था, यानी कि उसका जो तालमेल है, मेल मिलाप है, किससे था, सोवियत संघ से था। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सताने लगी थी। अप्रैल 1961 में सोवियत संघ के जितने भी नेता थे उनको यह चिंता सताने लगा था कि अमेरिका जो है वो क्यूबा पर हमला कर देगा। ये किसको लगने लगा था, ये लगने लगा था रूस को। इसीलिए 1962 में सोवियत संघ के नेता जिसका नाम था खुश्चेव, ये क्या कर दिया, क्यूबा में जाकर के परमाणु मिसाइल तैनात कर दिया और हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी के निशाने की सीमा में आ गया। यानी कि इधर जो है, अभी देखिए, अभी अमेरिका कुछ नहीं चाहता था, सिर्फ क्यूबा, क्योंकि क्यूबा का जो गठजोड़ है, जो तालमेल है, वो किसके साथ था, अमेरिका के साथ था। तो ऐसा रूस को लग रहा था क्योंकि क्यूबा हम लोगों के साथ है तो हो सकता है अमेरिका जो है वो क्यूबा पर आक्रमण करेगा। इसीलिए ये पहले से जाकर के 1962 में जाकर के अपना मिसाइल, सैनिक वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल निशाने पर था। अमेरिका उसके सामने में था, रूस के सामने। रूस कभी भी चाहे तो हमला कर दे, ऐसा बिल्कुल सामने में था। और ये कब हुआ, 1962 में सोवियत संघ ऐसा किया। ठीक है, इस प्रकार के कार्य से सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य क्षेत्र के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। यानी कि इतना नजदीक हो गया था कि अगर चाहता सोवियत संघ तो अमेरिका के 2/3, कहने का मतलब है 2 गुने ठिकानों या शहरों पर आक्रमण कर सकता था। इसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगता है। याद रखिएगा, इसका पता अमेरिका को 3 हफ्ते के बाद लगा, जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच संपूर्ण युद्ध का माहौल बन गया। जिससे दोनों महाशक्तियों के बीच क्या हो गया, संपूर्ण युद्ध का माहौल बन गया कि अब तो युद्ध होकर के ही रहेगा, अब कोई नहीं रोक सकता। पूरी दुनिया डरी हुई थी, सहमी हुई थी, पूरी दुनिया एकदम। लेकिन उधर कौन था, अमेरिका था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर अमेरिका क्या किया, अमेरिका जो कहा कि अरे ये युद्ध करने वाला है, अरे भाई ये क्या क्या कर दिया, अमेरिका अपना सेना कहा जाओ अब रूस को जाके उड़ाओ। अब रूस क्या किया, इधर जाकर के कहा कि नहीं, अब तो उस पर हमला नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे या फिर उसको मारेंगे, क्योंकि अब तो वो वहीं आ रहा है, अब तो वही मेरा देश में आ रहा है, तो उसको और मारेंगे। फिर वो भी गया, फिर आमने सामने हुआ, लेकिन युद्ध वगैरह नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को लगा कि दोनों का नुकसान है, परमाणु बम से दोनों का नुकसान होता है ना।
कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेरों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सुएज जहाज़ों को रोका जाए, है ना, और क्यूबा की तरफ जो भी सुएज जहाज जा रहा था और भी अभी आ ही रहा था क्यूबा की तरफ, है ना, सुएज संघ से, तो उनको रोका जाए। ऐसी स्थिति से आभास हो रहा था कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का जो है चरम बिंदु था। कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर ऐसा लग रहा था कि युद्ध जो है वो होकर के रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, अगला है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों करती थी? 3 कारण बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी कि कोई भी, जैसे आपको बताया ना कि सोवियत संघ जो है वो छोटे छोटे देशों के साथ क्या करता था, संधि करता था, उसी तरीके से अमेरिका भी छोटे छोटे देशों के साथ संधि कर रहा था। तो ऐसा क्यों कर रहा था, क्या कारण था, आगे देख लीजिए। महाशक्तियां द्वारा छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखने के निम्नलिखित 3 कारण थे। पहला है, छोटे देश से महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन करना चाहती थी। कहने का मतलब है कि देखिए, जब भी अगर हथियार वगैरह बनाया जाता है, कोई भी सामान आप क्यों बनाते हैं? ताकि वो बिके। अब वो बिकेगा, मान लेते हैं वो लेने, अब जैसे आप मान लेते चीनी बनाए, अब चीनी बिकेगा ही नहीं तो आप चीनी बनाएंगे नहीं, बनाएंगे ना, तो चीनी तो आपका बर्बाद चले गया जो बनाए थे। तो ये लोग क्या करता है, अपने साथ किसी देश को जोड़ देता है और उस देश को जोड़ने के बाद अब बोलता है तुम भी हथियार रखो, तुम भी हथियार रखो, तुम भी शक्तिशाली बनो, लालच दे देता है, वो हथियार रखना शुरू कर देता है। ठीक है, उनके बाद दूसरा, वहाँ पर कच्चे माल वगैरह की प्राप्ति हो जाती है आसानी से, पेट्रोल वगैरह की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कि वो लोग, छोटा छोटा देश जो है वो नहीं निकाल पाता उस तेल को, लेकिन बड़ा देश जाके मिल जाता है, उस तेल को निकाल लेता है। ठीक है, तो छोटे देश से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन करना चाहती है, यानी कि अपना हथियार वगैरह बेचने के लिए यूज करना चाहती है छोटे देशों का, जो भी महाशक्ति है वो। ठीक है, दूसरा, महाशक्तियाँ छोटे देशों में सैनिक ठिकाने स्थापित करना चाहती थी जिसमें वो एक दूसरे को जासूसी कर सके। और महाशक्तियाँ क्या चाहती है कि छोटे छोटे देश है वहाँ पर अपना एक सैनिक ठिकाना बना चाहता है जिससे कि वो एक दूसरे देश की जासूसी कर सके। ठीक है, अगला है, छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। और जो छोटे छोटे देश है वो सैन्य खर्च कर, जब भी सैनिक वगैरह में खर्चा होता था तो ये जो छोटा देश है वो क्या करता था, मददगार करता था, यानी कि मदद करता था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे जितना भी क्वेश्चन आपको करवाएं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं आएगा, आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ कोर्स को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जो भी ज्वाइन नहीं किया, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ वगैरह सब मिलेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा, नंबर आपको दे दिए हैं, बार बार नहीं बोलेंगे, लेकिन जरूरी है आप लोगों के लिए अगर आप टॉपर, स्टेट टॉपर, बिहार टॉपर बनना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त देने के लिए। ऐसे ही प्यार देते रहिए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।